फिजियोलॉजी में सेकंड यूनिट है बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। क्या है? बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। क्या होता है बाष्पोत्सर्जन? तो देखिए बाष्पोत्सर्जन बाष्प प्लस उत्सर्जन, बाष्प प्लस उत्सर्जन। बाष्प मतलब समझते हो जो वेपर होती है, और उत्सर्जन मतलब होता है त्यागना। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बाष्प का उत्सर्जन होता है, और ये प्रोसेस स्पेशली पाई जाती है कहाँ पर? पौधे के अंदर। कहाँ पर? पौधे में होती है ये प्रोसेस, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और इसी के जैसी एक और प्रक्रिया होती है, उसको हम बाष्पीकरण बोलते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बाष्पोत्सर्जन देख रहे हैं। तो पौधे के अंदर जितने भी रंध्र होते हैं या स्टोमेटा या छिद्र होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वायवीय भाग, जहां से वायु का आवागमन होता है, तो पौधे के समस्त वायवीय भाग, मतलब जहां पर स्टोमेटा या रंध्र हैं, उनमें से पानी का बाष्प के रूप में निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों से पानी का बाष्प के रूप में निकलने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन। वायवीय भाग लाइक वैसे तो पत्ती के अंदर स्टोमेटा या रंध्र होते हैं, वहां से निकलता है। तो ज्यादातर जो बाष्पोत्सर्जन है वो किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के माध्यम से होता है। लेकिन कुछ मात्रा में रंध्र जो होते हैं, स्पेशल रंध्र होते हैं, वो तने में भी देखने को मिलते हैं। तो वहां से भी बहुत कम मात्रा में पानी उड़ जाता है, तो उसको भी हम किसमें? बाष्पोत्सर्जन में काउंट करते हैं। तो उसी के आधार पर बाष्पोत्सर्जन कई प्रकार का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पौधे के वायुवीय भाग का क्या मीन्स है? वायुवीय भाग का मतलब है कि जो वायु के या एयर के कांटेक्ट में होते हैं। पौधे के ऐसे भाग जो किसके कांटेक्ट में है? हवा के कांटेक्ट में है, वायु के कांटेक्ट में है। तो वायु के कांटेक्ट में कौन है भाई? एक तो तना है उसका, और क्या है? पत्ती वाला भाग है। बाकी जड़ तो अंदर है, जड़ तो नहीं है वायु के संपर्क में। तो इसका मतलब बाष्पोत्सर्जन एक तो ऊपर ही ऊपर होगा, अरे ऊपरी सतह से ही होगा, या तो तने से होगा, या कहां से होगा? पत्ती से होगा, या उसकी त्वचा से होगा, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, उप त्वचा बोलते हैं, वो आगे बताएंगे। तो डेफिनेशन है, पौधे के वायुवीय भाग जितने भी होंगे जो वायु के संपर्क में होंगे, उनसे जल का बाष्प के रूप में उड़ने की जो क्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं हम? बाष्पोत्सर्जन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे? बाष्पोत्सर्जन की जो धारणा या कंसेप्ट है, उसको दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब यह है, बाष्पोत्सर्जन को हम दो भागों में बांट दिया है। एक तो है पर्णीय या अंग्रेजी में फोलियर, दूसरा है आपर्णीय मतलब नॉन फोलियर। इसका क्या मतलब है? पर्णीय मतलब पत्तियों से होगा, पर्णीय मतलब पत्तियों से होने वाला, आपर्णीय मतलब पत्ती के अलावा। आपर्णीय मतलब पत्ती के अलावा। जब पत्ती के द्वारा बाष्प के रूप में पानी उड़ेगा तो उसको बोलेंगे पर्णीय बाष्पोत्सर्जन। लेकिन जब बाष्प के रूप में पानी जो उड़ेगा पत्ती के अलावा किसी भी भाग से, उसको काउंट करेंगे हम किसमें? आपर्णीय बाष्पोत्सर्जन। पर्णीय लायक पत्ती, पर्णीय मतलब पत्ती, अपर्णीय मतलब पत्ती के अलावा और दूसरे भाग से। ठीक है, तो मुख्य दो भागों में बांट दिया, दो कैटेगरी में। तो इसमें लिखा भी है, पत्तियों द्वारा होने वाला बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होगा? देखिए, अब पत्तियों से तो उड़ेगा नहीं पानी, पत्ती के अंदर क्या है? रंध्र है छोटे छोटे, इसको हम रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। तो उससे निकलेगा। तो पत्तियों द्वारा होने वाला बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होगा? रंध्र के द्वारा होगा, या उपत्वचा या क्यूटिकल के द्वारा होगा। पत्ती पर एक चिकनी सी आपने लेयर देखी होगी, तो उसको हम क्यूटिकल या उपत्वचा बोलते हैं, वहां से भी होता है। जबकि अपर्णीय जो बाष्पोत्सर्जन होगा, ये पत्ती के अलावा होगा। पत्ती के अलावा कहां से होगा? बात रंध्र के द्वारा या लेंटिकल के द्वारा होता है। और ये बात रंध्र क्या होते हैं? ये तने के अंदर पाए जाने वाले रंध्र को हम बात रंध्र या लेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको किस में रख रहे हैं हम? अपर्णीय में रख रहे हैं। ठीक है, तो जब तने से होगा उसको क्या बोलेंगे? अपर्णीय, और जब पत्ती या क्यूटिकल से होगा उसको क्या बोलेंगे? पर्णीय। क्लियर है? ठीक है, आगे लिखा है पर्णीय बाष्पोत्सर्जन किसको कहेंगे? तो वही लिखा है, पत्ती के द्वारा होने वाला बाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? पर्णीय बाष्पोत्सर्जन।
दूसरा है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। अब इसके अंदर दो आएंगे, एक तो रंध्र से हो सकता है पर्णीय में, पत्ती में, या रंध्र के द्वारा हो सकता है, या फिर उपत्वचा या क्यूटिकल से हो सकता है। तो रंध्रीय देख लेते हैं। तो पर्णीय में भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है? रंध्रीय होता है। तो पत्तियों की निचली सतह पर, ध्यान रखना, निचली सतह पर ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। उसमें भी ऊपरी नहीं, नीचे वाली सतह पर। इन्हीं रंध्रों से वाष्प क्या है? प्रसारित होकर वातावरण में उड़ जाती है या चली जाती है। कभी कभी रंध्र पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी देखने को मिलते हैं। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कुल बाष्पोत्सर्जन का 90% होता है। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होता है? 90% कौन? रंध्रीय होता है। ठीक है, पर्णीय तो होता ही है, लगभग 90% पर्णीय होता है और 10% अपर्णीय होता है। उसमें भी देखा जाए तो 90% कौन होता है? रंध्रीय होता है। ठीक है, अब बाकी का बचा वो इससे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जो बाष्पोत्सर्जन है वो कहाँ से होता है? तो रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन होता है 90%। ठीक है, अब बाकी का 10% जो बचा है उपत्वचा से और बातरंध्री से होगा। ठीक है, उसमें भी उपत्वचा से कितना होता है? पत्तियों में उपत्वचा या क्यूटिकल पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य बाष्पोत्सर्जन को कम करना होता है। जनरली तो ये बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए होती है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ मात्रा में पानी वाष्प के रूप में उड़ ही जाता है, परंतु कुछ मात्रा में जल इससे होकर वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। बाष्पोत्सर्जन कुल बाष्पोत्सर्जन का 3 से 9% लगभग ये होता है। 90% ये हो गया। रंध्रीय में अगर हम पर्णीय में देखें तो पर्णीय में सबसे ज्यादा 90% कौन सा है? रंध्रीय। बाकी का 3 से 9% कौन सा है? उपत्वचीय या क्यूटिकल से होता है। तो मतलब लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 90 नहीं होगा, मैंने 90% बता दिया, लगभग 99 पॉइंट कुछ हो जाएगा, पूरा किस्म पर्णीय में ही आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बातरंध्रीय में मात्र 0.1 से 1% होगा। इसका मतलब 99% तो यही हो रहा है पर्णीय, और पर्णीय में भी 99%। मतलब ओवरऑल बाष्पोत्सर्जन की बात करें इन दो कैटेगरी की तो 99% के अबव कौन हो रहा है? पर्णीय, और 1% कौन हो रहा है? और अगर उसमें भी देखा जाए कि पर्णीय में भी सबसे ज्यादा कौन हो रहा है? 90% कौन? रंध्रीय हो रहा है। बाकी का 3 से 9% ये हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, दूसरा है बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। अब बातरंध्र क्या होते हैं? ये जो तने में पाए जाने वाले स्टोमेटा रंध्र होते हैं उनको हम बातरंध्र बोलते हैं। बहुत से काष्ठीय पौधे, काष्ठीय मतलब जो छाल वाले पौधे होते हैं जिनमें छाल देखने को मिलती है, उन पौधों के तनों में स्पेशल बातरंध्र या लेंटिकल पाए जाते हैं। कुछ जल वाष्प के रूप में इन बातरंध्र या लेंटिकल के द्वारा उड़ जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह कुल बाष्पोत्सर्जन का लगभग 0.1 से 1% के समथिंग होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको क्लियर होगा कि बाष्पोत्सर्जन दो प्रकार का है मुख्यतः, एक पर्णीय है और एक अपर्णीय है। पर्णीय भी में भी दो प्रकार हैं, उसमें एक है हमारा कौन सा है? रंध्रीय, और दूसरा कौन सा है? उपत्वचीय है। ठीक है, सॉरी, हाँ उपत्वचीय है, और दूसरा कौन सा है? बातरंध्रीय। ठीक है, और आगे ये तो इसके टाइप्स हो गए। अब आगे हम देखेंगे कि जो रंध्र बार बार आ रहा है, रंध्र से पानी वाष्प के रूप में उड़ रहा है, आखिर ये रंध्र होता कैसा है? ठीक है, मतलब रंध्र की संरचना या स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो लगभग अगर सेम देखा हो, सेम समझते हो? सेम के बीज, तो सेम के बीज के शेप में होता है। अगर सेम के दो बीजों को हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे तो स्टोमेटा के लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास प्राप्त हो जाता है। सेम देखा है सबने? ठीक है, तो रंध्र के स्टोमेटा में ये दो डायग्राम हमारे पास है, उसमें भी ये एक हमारे पास जो है, एक है ये वाला है बंद वाला क्लोज स्टोमेटा है, और ये हमारे पास ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे तब जाके आपको क्लियर होगा। तो देखिए स्टोमेटा में ये वाला बंद है हमारे पास, ये बंद स्टोमेटा है। कौन सा है? क्लोज। और ये वाला ओपन है, खुला हुआ। ठीक है, तो बंद रहेगा तब पानी वाष्प के रूप में निकलेगा, खुले में? हाँ, तो ये इसका हमको स्ट्रक्चर भी समझना है कि बंद कब होता है, कैसे होता है और खुलता कैसे। ठीक है,
तो माइक्रोस्कोप से देखोगे तब ये दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है तो आप ये देखेंगे, तो इसमें एक गार्ड सेल होती है। क्या होती है? ये आपको एक दिख रही होगी ये सेल बाहर की तरफ, इसको हम गार्ड या रक्षक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि इसको इसके अंदर वाले भाग की रक्षा करती है या सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसके अंदर कोशिका में इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। इसके अंदर ही होता है, ठीक है। और इसमें ये आपको दिख रहा है एक और भाग दिख रहा है, एक तो ये भाग दिख रहा है, इसको हम रक्षक कोशिका बोल रहे हैं। इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है। अब ये बाहर आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये संकुचित अवस्था का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, मतलब पानी इसमें से निकल गया है तो इसको संकुचित हो गया, सिकुड़ी हुई अवस्था बोल सकते हैं, संकुचित अवस्था, ठीक है। या और ये वाला जो है ये वाली ये ओपन है, ओपन स्टोमेटा है। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें इसको हम स्फीत अवस्था बोलते हैं। जब वो फूल जाता है तो उसको स्फीत अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं पानी से भरी हुई अवस्था। क्या बोलते हैं? जब पानी उसमें से निकल जाता है तो उसको बोला जाता है संकुचित अवस्था। क्या बोला जाता है? जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? स्फीत अवस्था। तो इसमें भी ये एक सहायक कोशिका सेम ही है, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये वाला है। और बाकी गार्ड ये इसको हम अब इसमें भी देखो, आप देख पा रहे होंगे इसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस भी है, हरित लवक भी है, ठीक है। अब इसमें आप ये वाली जो देख रहे हैं जब ओपन हो रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं आंतरिक भित्ति बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और ये वाली जो आप देख पा रहे हैं एक और है इसमें, ये यहाँ पर इसके ये वाला हमारा कौन सा था? गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर की तरफ जो दिख रही है एक लेयर, उसको बोल रहे हैं बाहरी भित्ति। क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है? तो याद यही रखना है, संकुचित अवस्था में पानी निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संकुचित अवस्था। जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? स्फीत अवस्था या फूली हुई अवस्था, ठीक है। इसमें लिखा भी है जैसा कि स्टोमेटा या रंध्र एक छिद्र होता है, ठीक है, जो कि पत्तियों की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। ये रंध्र दो द्वार या रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक रक्षक कोशिका यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दो द्वार कोशिका या उसी को एक और नाम है रक्षक या गार्ड सेल बोलते हैं, से घिरे रहते हैं, जिनका आकार गुर्दे मतलब लाइक किडनी, किडनी या सेम के बीज की समान होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। कैसी होती है? जीवित होती हैं, तथा इनमें हरित लवक भी होता है और जीव द्रव्य केंद्रक वगैरह इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, द्वार कोशिका की बाह्य भित्ति पतली तथा अंदर की भित्ति कैसी होती है? ये देखिए, आंतरिक भित्ति मोटी होती है, बाह्य भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। रक्षक कोशिकाओं के चारों ओर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं, जिन्हें हम सहायक या सब्सिडरी सेल बोलते हैं। इसके बाहर जो है एपिडर्मल सेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। ये जो बता रहे हैं यहाँ पे, ये देखो इसके बाहर ये वाली जो सेल है, ठीक है, ये इसको क्या बोल रहे हैं? सब्सिडरी या सहायक कोशिका। ये एक प्रकार की एपिडर्मल सेल होती है। कौन सी होती है? तो देखिए अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ तो देखिए इसमें देख सकते हैं आंतरिक भित्ति है, फिर उसके बाहर क्या? बाह्य भित्ति है। बाह्य भित्ति के बाहर कौन है? रक्षक या गार्ड सेल है। कौन है? गार्ड सेल। और गार्ड सेल के बाहर कौन है? एपिडर्मल सेल, या इसी को हम सब्सिडरी या सहायक कोशिका बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये इसका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हो गया। आगे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा है। अगला टॉपिक है स्टोमेटा के प्रकार या रंध्रों के प्रकार। अब ये जो रंध्र होते हैं ये अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, ये हमको याद रखना। या रंध्र के जो प्रकार हैं ये दो आधार पर है, एक है स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? और दूसरा रहेगा हमारा दैनिक गतियों के आधार पर। किसके आधार पर? दैनिक गति। तो पहले हम देख रहे हैं पहले रंध्रों के प्रकार में हम देख रहे हैं स्थिति के आधार पर रंध्रों का प्रकार। किसके आधार पर? स्थिति मतलब पोजीशन, आखिर पत्ती के अंदर रंध्र है कहाँ पे? ऊपर है, नीचे है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ नहीं है, समझ रहे? उसको स्थिति बोल रहे हैं।
तो स्थिति के आधार पर रंध्र जनरली कितने प्रकार के होते हैं? आप देख पा रहे होंगे, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, ठीक है। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है सेब या सहतूत प्रकार। सेब या सहतूत प्रकार, अंग्रेजी में बोलेंगे एप्पल मलबेरी टाइप। क्या बोलेंगे? एप्पल मलबेरी टाइप। एप्पल मतलब सेब होता है, मलबेरी मतलब सहतूत होता है, ठीक है। तो एप्पल मलबेरी टाइप जो है, इसमें क्या होता है? अब स्थिति के आधार पर चल रहा है। स्थिति मतलब रंध्र इसमें कहां पर पाए जाते हैं? तो देखिए, रंध्र केवल निचली सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं, मतलब ऊपर वगैरह नहीं रहेंगे। कहां पर रहेंगे? निचली सतह पर। तो जब पत्ती की केवल निचली सतह पर रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेब एवं सहतूत प्रकार। क्या बोलेंगे? और इसके उदाहरण किस किस में ये देखने को मिलेगा? ये सेब में मिलेगा, सहतूत में मिलेगा, या ऐसी पत्तियां। अब देखिए, सेब और सहतूत में ही देखने को मिलता है, इसलिए इसका प्रकार का नाम क्या रखा है? सेब एवं सहतूत प्रकार। अब ऐसी जो पत्तियां होती हैं, ऐसी मतलब कैसी? जिनकी केवल निचली सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, उन पत्तियों को क्या बोलते हैं? उन पत्तियों को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अधोरंध्री। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक। क्या बोलते हैं? तो ऐसी पत्तियां जिन पर केवल जिनकी निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोमेटिक या अधोरंध्री, ठीक है। और स्टोमेटा के प्रकार को क्या कहेंगे? सेब एवं सहतूत प्रकार। क्या बोलेंगे? हाँ, अगला प्रकार है आलू प्रकार। कौन सा है? आलू प्रकार। इसको हम पोटैटो टाइप बोलते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना, आलू प्रकार में रंध्रों की संख्या ऊपरी सतह पर कम हो जाती है, निचली सतह पर ज्यादा होती है। देखिए, पहले वाले में केवल निचली सतह पर थी। अब दूसरा जो आलू प्रकार है, इसमें क्या कह रहे हैं? अब ऊपर कम है, ऊपर भी आ गए हैं, लेकिन ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। और ऐसी पत्ती को बोलते हैं उभयरंध्री। उभय मतलब दोनों तरफ है इसमें, तो हम उभय शब्द यूज करते हैं। अंग्रेजी में एम्फी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्फी स्टोमेटिक। क्या बोलेंगे? इसको हाइपो बोल रहे थे, पीछे स्टोमेटिक तो लगा ही है, इसमें एम्फी स्टोमेटिक कहेंगे, ठीक है। उदाहरण, ये पत्ती, ये जो है रंध्र कहाँ देखने को मिलेंगे? आलू में मिलेंगे देखने को, मटर में मिलेंगे और टमाटर में देखने को मिलते हैं। उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। पूछ लेगा कि बताइए टमाटर में किस टाइप का रंध्र देखने को मिलता है। अगला और तीसरा है हमारा जई प्रकार। कौन सा है? जई को इंग्लिश में ऑट बोलते हैं, ऑट टाइप है। अब ध्यान रखना, पहले वाले कौन सा? सेब सहतूत में केवल नीचे, ठीक है। और उस पत्ती को क्या बोल रहे थे? अधोरंध्री या हाइपोस्टोमेटिक। और दूसरा था आलू प्रकार। आलू प्रकार में ऊपर कम थे, नीचे ज्यादा थे, उभयरंध्री या इंग्लिश में एम्फीस्टोमेटिक। ये याद रखना। तीसरा है जई टाइप। अब ध्यान रखना, रंध्रों की संख्या दोनों सतह पर लगभग इक्वल है। भाई, जई का पत्ता देखा है कभी? लीफ जई ज्वार वगैरह के पत्ते पे आपने देखा हो, दोनों तरफ लगभग एक जैसा ही होता है। नहीं देखा? लंबा लंबा होता है। हाँ, तो उसपे जो स्टोमेटा है वो दोनों तरफ इक्वल होते हैं, दोनों तरफ। हाँ, तो ये भी उभयरंध्री कहलाएगी। पत्ती कैसी कहलाएगी? एम्फी स्टोमेटिक। लेकिन इसमें दोनों तरफ इक्वल है, जितने नीचे हैं उतने ही रंध्र ऊपर हैं। उदाहरण है जई और जितनी भी ग्रासेस हैं, या लाइक ग्रेमिनी फैमिली, ठीक है, घास परिवार है, उन सब में, और ये जितने भी पल्सेस हैं, दालें हैं, उनमें भी लगभग जई प्रकार का स्टोमेटा देखने को मिलता है। अगला है हमारा फोर्थ टाइप है वाटर लिली प्रकार। कौन सा है? वाटर लिली। अब ध्यान रखना, रंध्र केवल ऊपरी सतह पर आ गए, मतलब नीचे से गायब हो गए, मतलब निचली सतह पर नहीं है, केवल किस पे है? ऊपरी सतह पर। ऐसी पत्तियों को ऊपरी रंध्री या अंग्रेजी में एपिस्टोमेटिक क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा कई पौधे होते हैं जो पानी में ऊपरी सतह पर उनकी पत्तियां तैरती रहती हैं, निचली सतह तो उनकी पानी में डूबी रहती है, लेकिन ऊपरी वाली ओपन रहती है। आपने तो कमल वगैरह का पौधा देखा है, तो पानी में तैरती रहती है, उसकी ऊपर रहती है पत्ती, निचली सतह उनकी पानी में डूबी रहती है। तो उसमें निचली में इसीलिए नहीं होते हैं, ऊपरी में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं, ठीक है। तो कमल और वाटर लिली में
कहाँ पर होते हैं रंध्र? पत्तियों में ऊपरी सतह पर होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अगला इसको बोलेंगे ना एपी एस्टोमेटिक, या हिंदी में कहेंगे ऊपरी रंध्री, क्या बोलेंगे, है ना। आखिरी है, लास्ट है, पोटा मोंजिटान प्रकार। कौन सा है? पोटा मोंजिटान प्रकार। इसमें ध्यान रखना, इसमें प्राय रंध्रों का अभाव होता है, मतलब इसमें स्टोमेटा है ही नहीं, प्राय जनरली नहीं होते हैं, या रंध्र क्रियाहीन होते हैं, अगर होते भी हैं तो एक्टिव नहीं होते हैं। ऐसी पत्तियों को हम आरंध्री क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में एस्टोमेटिक क्या बोलेंगे। उदाहरण के लिए जल निमग्न पौधे, देखिए ये पूरा निमग्न नहीं था, ये बिल्कुल पानी के अंदर ही रहेगा। हाइड्रिला वगैरह देखा हो तो पानी में डूबा रहेगा पूरा। तो जल निमग्न पौधे जैसे हाइड्रिला, पोटा मोजिटॉन इत्यादि, और भी सिंघाड़ा वगैरह और बेलिस्नेरिया भी इसी में आते हैं। आपने देखा सिंघाड़े का पौधा, इसमें कोई कुछ नहीं होता, रंध्री नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत कम मात्रा में, देखो ना इसमें बोल रहे हैं रंध्र का जनरली तो अभाव होता है, ठीक है, या होंगे भी तो वो क्रियाहीन होंगे, अनएक्टिव होंगे। अब पानी के अंदर तो पूरा डूबा हुआ है, वाष्प के रूप में पानी कैसे उड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। और इसमें देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो ऊपरी जो पत्तियां हैं वो ऊपर रहती हैं, निचली सतह उनकी डूबी रहती है, तो नीचे तो स्टोमेटा का कोई रोल ही नहीं है, ऊपर से उड़ेगा पानी, तो इसलिए ऊपरी रंध्री ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा स्थिति या पोजीशन के आधार पर रंध्रों के प्रकार कंप्लीट हो गए पांचों। अगला हमारा वर्गीकरण है रंध्रों का प्रकार है दैनिक गतियों के आधार पर। किसके आधार पर? तो इसके आधार पर मुख्य रूप से जो रंध्र हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। आप देख पा रहे हैं दैनिक गतियों के आधार पर पहला है अल्फा अल्फा टाइप्स। कौन सा है? अल्फा। दूसरा है आलू प्रकार, ये आलू उसमें भी था इसमें भी है, ध्यान रखना। और तीसरा जौ भी है, इसमें जौ आ गया उसमें जई था, जौ प्रकार। और चौथा है एक्विसेटम प्रकार। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं अल्फा अल्फा प्रकार। कौन सा? अब दैनिक गति का मतलब है कि दिन में और रात का मतलब कब खुलते हैं। तो देखिए अल्फा अल्फा प्रकार में रंध्र दिन में खुले रहेंगे। कब रखें? दिन में, दिन के टाइम पे खुले रहते हैं, तथा रात में क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाते हैं। किंतु अगर मान लो पानी का अभाव है, और पानी के अभाव की स्थिति में ये रात में भी खुलने लग जाते हैं। किंतु जल के अभाव की स्थिति में कब खुलेंगे? ये रात में भी खुलने लग जाते हैं। वैसे जनरली कब खुलते हैं? दिन के समय। उदाहरण है मटर, सेम, मूली, सरसों, सेब, अंगूर वगैरह वगैरह आदि। ठीक है, ये उदाहरण आप याद रखें। दूसरा है आलू या पोटैटो टाइप। ये रंध्र शाम को केवल कुछ घंटे के लिए बंद होंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है? शाम को केवल कुछ घंटे के लिए बंद होंगे, इसका मतलब बाकी के टाइम पूरे टाइम फुल टाइम खुले रहेंगे। शाम को कुछ समय के लिए बंद होंगे, बाकी के खुले रहेंगे। बाकी दिन रात खुले रहते हैं, केवल बंद कब होंगे? कुछ घंटे के लिए शाम को। ठीक है, उदाहरण है प्याज, तरबूज, बंद गोभी आदि। इनके उदाहरण आपको याद रखना है। आदि में मतलब और भी फसलें हैं, लेकिन आपके जो काम की हैं वो ये है। ठीक है, आपको इतने ही उदाहरण याद रखना। ठीक है, अब अगला है जौ प्रकार। कौन सा है? जौ प्रकार, बार्ले टाइप। ये रंध्र दिन में केवल, अब ध्यान रखना, ये शाम को केवल कुछ घंटे के लिए खोल रहे थे। ये जौ प्रकार में क्या हो रहा? अरे सॉरी, हाँ, कुछ घंटे के लिए बंद थे शाम को, बाकी के फुल टाइम खुले थे। और इसमें उल्टा है, जो ये रंध्र दिन में केवल कुछ घंटे के लिए खुलेंगे, उसमें कुछ घंटे के लिए बंद थे, बाकी फुल टाइम खुले थे, बाकी टाइम खुले थे। इसमें कुछ घंटे के लिए क्या होंगे? खुले रहेंगे, और बाकी के फुल टाइम बंद रहेंगे। ठीक है, बाकी दिन रात ये कैसे होते हैं? बंद रहते हैं। उदाहरण है जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि। लगभग ये सारे पौधे ग्रेमिनी फैमिली के हैं, घास परिवार के, तो याद रख लेना। और लास्ट है एक्विसेटम प्रकार। ये रंध्र हमेशा सदैव खुले रहते हैं, परमानेंट 24 घंटे खुले रहते हैं। उदाहरण है एक्विसेटम। ठीक है, अरे यहां तक समझ में आया? आगे अपन कर लें? बता, जल्दी बता। हाँ तो जल्दी बोलो।
कल खत्म करवा दूंगा ये यूनिट, ठीक है।